नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, जैसे कि हम संस्कृत प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ कर रहे हैं, जिसमें आज हम 59 नंबर का जो प्रैक्टिस सेट है इसको करेंगे। और अगर आपने हमारे इससे पहले वाले जो 58 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे तो इसे आप ऊपर कोने में जो 3 डॉट पे क्लिक करके आप आई बटन पे पहुँच जाओगे, तो वहाँ पर जाकर आप हमारी इससे पहले वाली वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो की PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जोड़ दबाएं, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों, आप वीडियो को देखते जरूर हो, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो, जिससे आपको उसका नोटिफिकेशन नहीं मिलता है। तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जोड़ दबाइएगा, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन सभी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि ये पहले भी एग्जामों में पूछे गए हैं। तो दोस्तों, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आएगा अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता। तो अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता इनमें से कौन है? तो ये रहेंगे महर्षि कालिदास। और इनके अन्य 2 नाटक भी हैं, जैसे विक्रमोर्वशीयम और मालविकाग्निमित्रम। और जो महर्षि भवभूति है, इन्होंने उत्तरामचरित नाटक, और जो श्री हर्ष है इन्होंने नैषधेयाचरी जो महाकाव्य है इसकी रचना की है। अगला क्वेश्चन आएगा अभिज्ञान शाकुंतलम सहित कालिदास ने कितने नाटक लिखे हैं? तो इन्हें मिलाकर कितने नाटक जो इनके द्वारा लिखे गए हैं? तो ये रहेंगे यहाँ पर ऑप्शन बी 3। तो अभिज्ञान शाकुंतलम सहित कालिदास ने 3 नाटक लिखे हैं। तो दो अन्य तो है विक्रमोर्वशी और मालविकाग्निमित्रम। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की सबसे प्रसिद्ध नाट्य रचना है, और शिकार के लिए भी राजा दुष्यंत का ऋषि कन्या शकुंतला से प्रेम गंधर्व विवाह। एक एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया था कि शकुंतला और दुष्यंत का विवाह किस प्रकार हुआ था, तो गंधर्व विवाह इनका हुआ था, जिसे प्रेम विवाह कह देते हैं, लव मैरिज। तो उसका भी स्मरण अंगूठी देखकर पुनः स्मरण आना तथा पुनर्मिलन का बड़ा ही मनोरम वर्णन है। विक्रमोर्वशी कालिदास का विख्यात नाटक है। यह 5 अंकों जहाँ 5 अंकों में बंधा हुआ है। इसमें राजा पुरुवा और उर्वशी की प्रेम एवं उसके विवाह की जा इसमें कथा है। मालविकाग्निमित्रम भी जहाँ 5 अंकों में विभक्त कालिदास की नाट्य कृति है, और इसमें मालव देश की राजकुमारी मालविका और विदिशा के राजा अग्निमित्र के प्रेम और उनके विवाह का इसमें वर्णन है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर अभिज्ञान शब्द का अर्थ। तो अभिज्ञान जो यहाँ पर दिया गया है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ होता है यहाँ पर ऑप्शन बी स्मरण होना या याद आना। तो अभिज्ञान जो है इसका अर्थ होता है यहाँ पर स्मरण होना, पहचान होना। तो शकुंतला के द्वारा दुष्यंत की दी हुई अंगूठी की पहचान उपकरण के रूप में प्रयोग किए जाने के कारण कालिदास ने अपने नाट्य कृति का नाम अभिज्ञान शाकुंतलम रखा है। तो जब शकुंतला की माता ने प्रसव के बाद इन्हें छोड़ दिया था, तो उस स्थिति में शकुंतल नामक एक पक्षी ने उनकी रक्षा की थी, तो इस कारण इनका नाम शकुंतला रखा गया। तो ये भी जो है कई बार पूछ लिया जाता है, या आपके जनरल नॉलेज के लिए। तो शकुंतला नाम के एक पक्षी ने इनकी जो रक्षा की थी, जब प्रसव के समय जो उस समय जो है छोटी थी, तो इसका नाम जो है शकुंतला रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा अभिज्ञान शाकुंतलम जो है यहाँ पर साहित्य की विधा के अंतर्गत इनमें से किस प्रकार का ये काव्य रहेगा? तो ये रहेगा नाटक। और कालिदास ने 2 महाकाव्य रघुवंश और कुमार संभव, और 1 गीति काव्य मेघदूत, और 1 चंपू काव्य रीति संहार, ये जो इनकी रचना है। अगला क्वेश्चन आएगा अभिज्ञान शाकुंतलम का कथानक। तो अभिज्ञान शाकुंतलम का कथानक किस प्रकार का है? तो ऐतिहासिक होने पर यह कुछ परिवर्तित है। तो महाभारत का जो आदि पर्व है, इसमें वर्णित शकुंतला उपाख्यान इस नाटक का आधार है, परंतु कुछ स्थानों पर कवि अपनी जो कल्पना है उससे वास्तविक कथा में इसमें परिवर्तन कर देता है। जैसे अंगूठी का प्रसंग हो गया, दुर्वासा ऋषि के द्वारा शकुंतला को शाप देना, शकुंतला के विदाई का प्रकरण, और जो संपूर्ण दूसरा, छठा और सातवां इसमें अंक है।
अगला क्वेश्चन रहेगा अभिज्ञान शाकुंतलम का कौन सा अंक सबसे उत्तम या जो श्रेष्ठ है ये माना जाता है? तो ये माना जाता है यहाँ पर चौथा अंक। अभिज्ञान शाकुंतलम जो है ये कालिदास का विश्व विख्यात नाटक है। इसमें राजा दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम, विरह, पुनः मिलन की कथा जो है इसमें दिखाई गई है। और चौथे जो अंक है इसके संबंध में श्लोक प्रसिद्ध है कि काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्य शकुंतला। काव्य में नाटक रम्य है और उनसे भी सुंदर शकुंतला है। और उसमें भी तत्रापि चतुर्थ अंक है, तत्र श्लोक चतुष्टयम, उसमें भी चौथा अंक और उसके अंदर भी चौथा श्लोक। तो इस तरह से जो है यहाँ पर इसका जो अंक है ये चौथा सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। अगला क्वेश्चन रहेगा अभिज्ञान शाकुंतलम में अंक। तो इसमें 7 जो है अंक हैं और इसमें जो राजा दुष्यंत और शकुंतला है उन्हीं के प्रेम, मिलन, वियोग, विदाई, इनका जो है इसमें वर्णन है। अगला क्वेश्चन रहेगा दुर्वासा ऋषि के आश्रम में पदार्पण के समय शकुंतला किसके ध्यान में मगन थी? या आप कह सकते हैं कि जब दुर्वासा ऋषि शकुंतला के जो आश्रम है वहाँ पर आते हैं तो वो किन के ख्यालों में खोई हुई थी? तो ये थे यहाँ पर ऑप्शन बी राजा दुष्यंत की। तो दुर्वासा ऋषि के जब आश्रम में प्रवेश हुआ था तो जो शकुंतला थी ये राजा दुष्यंत के ध्यान में मगन थी, जिससे ऋषि अपने अपमान से क्रोधित होकर शकुंतला को शाप देते हैं कि तुम जिसके ख्यालों में खोई हुए हो और मुझ तुलसी का तुम ध्यान नहीं कर रहे हो तो तुम जिसके ख्यालों में खोई हुई हो उसे ही भूल जाओगी। तो इस कारण से जो है शकुंतला को श्राप दे दिया जाता है। अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा दुर्वासा ऋषि ने शकुंतला को श्राप क्या दिया? तो ये था ऑप्शन डी कि तो जिसके ख्यालों में खोई हुई है तो उसे ही भूल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुर्वासा ऋषि ने शाप मोचन किस तरह बताया? जब दुर्वासा ऋषि ने शकुंतला को श्राप दे दिया था तो उससे किस प्रकार मुक्त हो सकते थे? तो ये थी यहाँ पर ऑप्शन सी किसी अभिज्ञान का अर्थ होता है पहचान, दिखाने से दुष्यंत को जो है शकुंतला का स्मरण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चतुर्थ अंक की विषय वस्तु मानवीय जीवन की किस घटना पर आधारित है? तो ये रहेगी यहाँ पर ऑप्शन सी बेटी की शादी होने पर विदाई के अवसर पर। तो चौथे अंक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उसमें जो है जब शकुंतला की विदाई के बारे में इसमें वर्णन है। तो अभिज्ञान शाकुंतला में जो अनेक मार्मिक प्रसंग हुआ है, जैसे जब दुष्यंत और शकुंतला का प्रथम मिलन होता है, तो जब कर्ण शकुंतला को अपने आश्रम से पति गृह के लिए विदा करते हैं उस समय स्वयं ऋषि कहते हैं कि मेरे ऋषि को अपनी पालिता कन्या में इतना मोह है तो जिनकी औरस अर्थात विवाहिता पत्नी से उत्पन्न पुत्रियाँ पति गृह के लिए विदा होती है तो उस समय उनकी क्या स्थिति होती है। कहने का अर्थ इसमें यही है कि जब उनकी असली पुत्री अर्थात जो उन्हीं की ही हो, क्योंकि जो है शकुंतला जो उनकी पुत्री नहीं थी तो उनकी सिर्फ पालिता पुत्री थी, तो जब उन किसी की औरस पुत्री घर छोड़ कर जाती है तो उसे कितना दुख होता होगा। अगला क्वेश्चन रहेगा अर्थोही कन्या प्रक्रिया में कन्या की उपमा किससे उपमान के साथ दी गई है? तो यह है यहाँ पर द्रोहर के साथ। अर्थोही कन्या प्रक्रिया कि स्त्री जो होती है, जो लड़की जो होती है निश्चय ही पराया धन होती है, अर्थात जैसे किसी की कोई धन वगैरह को अगर थोड़े समय के लिए किसी के पास रख दिया जाता है तो उसे या कुछ समय के बाद वापस करना पड़ता है। तो इसी तरह से जो है यहाँ पर कर्ण ऋषि जो स्वयं को कहते हैं कि कन्या जो है ये दूसरे के द्रोह के समान है। अगला क्वेश्चन है कण्व ऋषि को इस नाम से पुकारते थे, तो इनको किस नाम से भी पुकारा जाता था? तो ये थे यहाँ पर ऑप्शन सी काश्यप ऋषि।
तो कण्व ऋषि जो है कश्यप ऋषि के पुत्र थे, जिसके कारण उन्हें कश्यप नाम से भी जाना जाता था। कश्यप ही कण्व ऋषि है, कण्व ही शकुंतला के धर्म पिता है। धर्म का पिता वही है जो जैसे पालिता हो गया। अगला क्वेश्चन रहेगा, अभिज्ञान शकुंतलम की रचना करते समय कवि कालिदास की किस मौलिकता के कारण दुष्यंत का चरित्र उदात्त बन गया? तो ये था यहाँ पर ऑप्शन सी, दुर्वासा ऋषि के शाप की कल्पना के कारण। नेक्स्ट रहेगा उत्तरामचरित से, उत्तरामचरित के रचयिता, तो ये रहेंगे यहाँ पर ऑप्शन डी, महर्षि भवभूति। तो इनका जो है ये यहाँ पर 7 अंकों का जो है नाटक है, और इसमें उत्तरामचरितम एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि उत्तरामचरित में राम के कौन से चरित्र का जो वर्णन है, तो उत्तर कथा का जो है इसमें रहेगी बाद की, तो इसलिए इसे उत्तरामचरित कहा गया है। और महावीर चरित और मालती माघव ये भी जय भवभूति की ही अन्य नाट्य रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा, उत्तरामचरितम नाटक रामायण के किस पर आधारित है? तो ये रहेगा यहाँ पर ऑप्शन बी, उत्तर है, तो उत्तर की ही इसमें घटना का वर्णन है, तो उत्तरार्ध पर ये आधारित है। तो इसमें क्या कहा गया है कि उत्तरामचरित नाटक जो रामायण के उत्तरार्ध पर आधारित है, 7 अंकों में बटा हुआ है, और जनप्रवाद के कारण राम न चाहते हुए भी सीता का परित्याग कर देते हैं, क्योंकि वे नहीं चाहते थे, कोई भी नहीं चाहता है कि उससे जो अपनी स्त्री को त्याग करना पड़े, लेकिन जनप्रवाद के कारण जब उन्हें अपनी पत्नी जाए छोड़नी पड़ी थी। तो सीता त्याग के बाद विरही राम की दशा का तीसरे अंक में गुण चित्रण प्रस्तुत किया गया है, और भवभूति की भावुकता और पांडित्यपूर्ण शैली का चरम परिपाक इस कृति में हमें देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन रहेगा, उत्तरामचरितम का प्रधान रस कौन सा है? एग्जाम में रस का एक क्वेश्चन जरूर आता है, चाहे वो इसके अलावा और दूसरे कवि का पूछ लिया जाए तो एक रस का क्वेश्चन जरूर आता है। तो यहाँ पर करुण रस का इसमें प्रयोग हुआ है। तो मेघदूत, जैसे मेघदूत है ये श्रृंगार रस प्रधान है, किरात अर्जुनियम वीरस प्रधान है, महाभारत के महाभारत जो है इसमें शांत रस रहेगा, और इन 3 नाटकों में जैसे उत्तरामचरित, मालती माघव और महावीर चरित सर्वथा इसमें विदूषक का अभाव है। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसे कौन से नाटक हैं जिनमें विदूषक का अभाव है, तो उनमें उत्तरामचरित भी हो सकती है, महावीर चरित भी और मालती माघव भी। एग्जाम में इन चारों में थे, जो तीन दिए गए हैं इनमें से कोई से भी ऑप्शन हो सकता है। तो ये जो आपने याद रखनी है। और एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि उत्तरामचरित कितने अंक है, तो 7 अंक है, और 7वें अंक में गर्भांक की योजना का वर्णन है। अगला क्वेश्चन है, उत्तरामचरित में अंक कितने हैं? तो 7 जो है इसमें अंक हैं, और कुल रस जो इसमें रहेगा। तीसरा जो अंक है इसमें विरही राम की विरह व्यथा का इसमें वर्णन है। कठोर और कोमल भाव की रुचिर व्यंजना, रमणीय और प्रकृति चित्रणों का सुंदर अंकन इसमें हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट रहेगा उत्तरामचरितम के जो तीसरा अंक है इसमें कवि की मौलिक कल्पना है। तो किस प्रकार की ये कल्पना है? तो आंसर ऑप्शन ए रहेगा यहाँ पर, छाया सीता व राम का दंडकारण्य में पुनः आगमन। तो तीसरा अंक जो है इसमें छाया सीता व राम का दंडकारण्य में पुनः आगमन कवि भवभूति की मौलिक कल्पना है। तीसरा अंक छायांक है। इस अंक का आरंभ तमसा और मुरला के परस्पर वार्तालाप से होता है। तमसा और मुरला जो है इसमें 2 नदियाँ हैं, सख्य भी इन्हें जो आप कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा, छाया सीता के साथ दंडकारण्य में आए राम का दर्शन करने वाला दूसरा पात्र कौन सा था? तो छाया सीता के साथ दंडकारण्य में आए हुए राम का दर्शन करने वाला दूसरा पात्र, तो ये थी यहाँ पर ऑप्शन बी तमसा, और पहला वाला पूछ लिया जा सकता है। तो तमसा मुरला जो है ये 2 जो है इसमें ये रहेंगी।
और मुरला या तमसा मुरला जो है दोनों अधिष्ठात्री नदी देवता हैं जो सीता की सहेली के रूप में है। अगला क्वेश्चन रहेगा, दंडकारण्य में राम कितने वर्ष बाद दोबारा आए थे? वे थे यहाँ पर ऑप्शन सी 12 वर्ष के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोबारा दंडकारण्य में आए हुए राम के साथ किस पात्र को भवभूति ने तीसरे अंक में वर्णित किया है? तो यह है ऑप्शन बी वासंती को। और तीसरा अंक जो छाया अंक भी कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय अंक में सीता वियोग जन्म शोक के कारण मूर्छित राम को पुनः चेतना कैसे प्राप्त होती है? तो ये रहेगी यहाँ पर ऑप्शन डी, छाया सीता के हाथ स्पर्श के द्वारा। तो तीसरा जो अंक है इसमें सीता वियोग जन्य शोक के कारण मूर्छित राम को पुनः चेतना जो है यहाँ पर सीता के हाथ स्पर्श के द्वारा होती है। लव कुश की जो 12वीं वर्षगांठ है, सीता के छाया रूप का वर्णन, तमसा मुरला नामक नदियों का वर्णन आदि घटनाक्रम के आधार पर तीसरे अंक को सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। इस अंक में छाया सीता के रूप में वर्णित है, इसी कहानी से छाया अंक नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेघदूत से, मेघदूतम रचना साहित्य की किस विधा के अंतर्गत है? तो मेघदूत जो है यहाँ पर ये गीति काव्य रहेगा। गीति काव्य अगर यहाँ पर नहीं होता तो ये खंड काव्य होता। और इसमें खंडों में ये बटा हुआ है और पूर्व और उत्तर में। महर्षि कालिदास के द्वारा रचित है, गीति काव्य से कह सकते हैं, यह खंड काव्य है। और इसमें मेघ को जो है संदेशवाहक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। दूत काव्य रहेगा, इसमें यक्ष की कथा है जिसे कुबेर अलकापुरी से निकाल देते हैं और निष्कासित यक्ष रामगिरी पर्वत पर निवास करते हैं, जिसे अपनी प्रेमिका की याद सताने लगती है तो वह मेघ को संदेश के माध्यम से अपने प्रेमिका के पास भेजते हैं। तो यहाँ पर इसमें कई बातें जो निकल के आई हैं जिनसे क्वेश्चन बने हैं। तो इसमें एक तो यही है कि कुबेर अलकापुरी से निकाल दिए जाते हैं। तो दूसरे निकाले हुए यक्ष रामगिरी पर्वत पर निवास करते हैं। तो कौन से पर्वत पर निवास करते हैं? रामगिरी पर्वत पर, कुबेर नगरी, अलकापुरी। और किसे संदेश के रूप में भेजते हैं? मेघ को। किसके पास भेजते हैं? अपनी प्रेमिका के पास। तो इस तरह से जो है कई क्वेश्चन इसी में से निकल के आ जाते हैं जो एग्जामों में पहले पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन रहेगा, मेघदूतम में छंद कौन सा है? तो संपूर्ण जो मेघदूत है इसमें मंदाक्रांता जो छंद है इसका प्रयोग हुआ है। और ये जो छंद जो है इसका लक्षण भी एग्जाम में आ जाता है। तो मंदाक्रांता जल्दी से गैम्बर हो न तो तात गुरु चेत जो है इसका लक्षण है। और अगर आपने ये जो छंद और अलंकारों वाली वीडियो हमारी नहीं देखी है तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। छंद और अलंकारों के जो क्वेश्चन है ये हमारे द्वारा कराए गए हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा, मेघदूतम को संस्कृत साहित्य में एक नवीन काव्य प्रकार की उद्भावना का श्रेय प्राप्त है जो इस नाम से विख्यात है। तो यह किस नाम से इसमें प्रसिद्ध है? तो इसे जो है यहाँ पर संदेश काव्य कहा जाता है। तो दो खंडों में बटा हुआ है, पूर्व और उत्तर में। और 115 जो है इसमें श्लोक बताए गए हैं। और पूर्व में जो है इसमें यक्ष मेघ को रामगिरी पर्वत से अलकापुरी तक के रास्ते का विवरण देते हैं। एग्जाम में भी आ जाता है कि पूर्व मेघ है इसमें किसका बारे में वर्णन है? तो मेघ को रामगिरी पर्वत से अलकापुरी तक के रास्ते का वर्णन है। और जो उत्तर मेघ है इसमें यक्ष का मार्मिक संदेश भेजना है अपनी प्रियतम के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, मेघदूत के रचयिता। तो किन की कृति यह रहेगी? ये है महर्षि कालिदास की। और
एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि कालिदास को किसके रूप में जाना जाता है, तो उपमा कालिदासस्य है, तो कालिदास को उपमा के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालिदास किसी एक विशिष्ट अलंकार के प्रयोग में अतुलनीय है, तो वह अलंकार कौन सा है। तो यहाँ पर अगर आपको ऐसे नहीं याद रहता है तो आपको ये पता होगा कि उपमा कालिदास, तो उपमा के लिए इनको जाना जाता होगा, तो राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, मेघदूत का नायक इनमें से कौन है, तो ये है यक्ष, और श्रृंगार जो है इसमें रस रहेगा, और ये जो यक्ष है इसके विरह व्यथा का इसमें चित्रण किया गया है। विप्रलम जो श्रृंगार है इसका प्रयोग हुआ है, और जो भारवीकृत उत्तरामचरित है इसमें करुण रस है, और जो अशोक घोषकृत सुंदरनंद है इसमें शांत रस है, और जो भारवी विरचित किरातोर्जुनीय है इसमें वीर रस है, और जो अशोक घोष है इनके सुंदरनंद सारिपुत्र प्रकरण ये भी जो है कृतियाँ हैं। अगला क्वेश्चन है, मेघदूतम का प्रधान रस इसमें कौन सा है, तो इसमें श्रृंगार जय रस रहेगा। मेघदूत काव्य में नायक विरही यक्ष को अपने कर्तव्य पालन में भूलने के कारण इसमें हाँ ठीक है, श्रृंगार जो इसमें रस है, तो इसमें यज्ञ के जो विरह व्यथा इसका चित्रण इसमें किया गया है। अगला क्वेश्चन आएगा, मेघदूत काव्य कितने भागों में बटा हुआ है, तो ये रहेगा यहाँ पर 2, पूर्व और उत्तर में। इसमें 115 श्लोक बताए गए हैं, कहीं कहीं पर 121 जो श्लोक भी देखने को मिले हैं, 67 पहले में और 54। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, मेघदूतम काव्य में नायक विरही यक्ष को किस कारण से अपनी नायिका को दूर जाना पड़ा, तो क्या कारण था कि यक्ष को अपनी प्रियतमा से दूर जाना पड़ा था, तो ये था यहाँ पर ऑप्शन सी, अपने कर्तव्य पालन में भूल के कारण शापवश। तो ये जो यक्ष है इन्हें कुबेर की सेवा में सुबह सुबह जो है कमल पुष्प अर्पित करने होते थे, और उसी समय जो इनका ताज़ा ताज़ा विवाह हुआ था, तो जिस कारण जहाँ आप आलस्य भी कह सकते हैं, आलस्य के कारण सुबह जल्दी नहीं उठ पाते थे, तो इस कारण से ये जो है शाम को ही कमल पुष्प जो है कुबेर के वहाँ पर चढ़ा दिया करते थे। एक दिन जो है कुबेर को इस घटना के बारे में पता लग जाता है, कैसे कि उनके जो हाथ है उस पर जो भंवरा होता है वो काट जाता है, और वे समझ जाते हैं कि ये जो काम है यक्ष के द्वारा सुबह ना करके शाम को ही कर दिया गया है, तो इस कारण से जब उनको शाप दे दिया जाता है, तब जब आप इस कारण से अपनी प्रियतमा से दूर चले जाते हैं। नेक्स्ट रहेगा, विरहिणी यक्षिणी कहाँ निवास कर रही थी, तो कहाँ पर रहती थी, तो वह उसका निवास स्थान था अलकापुरी में। तो क्वेश्चन है, मेघदूत के कथानक का मूल स्रोत इसमें क्या है, तो ये जो है कवि कल्पित बताई गई है। तो मेघदूत के जो कथानक है इसका मूल स्रोत कवि कल्पित रहेगा, और कालिदास ने मेघदूत की रचना मंदक्रांता जो छंद है इसमें की है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, यक्ष को कितनी अवधि के लिए अपनी पत्नी से दूर रहना पड़ा था, तो ये इसकी जो समय अवधि थी 1 साल के लिए जाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हैगा, विरही यक्ष कहाँ निवास कर रहा था, तो यक्षिणी तो अलकापुरी में थी, अब यक्ष कहाँ पर था, तो ये थे रामगिरी पर्वत पर। ये भी जो क्वेश्चन पहले एग्जाम में पूछा गया है, तो निवास इनका था रामगिरी पर्वत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा,
तो दोस्तों ये थे हमारे आज के संस्कृत प्रैक्टिस सेट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जोड़ दबाएं, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।